भाई वन पीस में एक अजीब सी ट्रेडिशन है। जब भी लूफी को बचाने की बात आती है किसी ना किसी लेजेंड का लेफ्ट हैंड सेक्रीफाइस हो जाता है। शैंक्स ने ईस्ट ब्लू में अपने लेफ्ट आर्म को गवाया था और अब चैप्टर 1190 में कमान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो भाई बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं वन पीस चैप्टर 1190 का फुल ब्रेकडाउन। चैप्टर की शुरुआत चैप्टर एग्जैक्टली वहीं से कंटिन्यू होता है जहां पिछले चैप्टर का एंड हुआ था। गपान फाइनली बैटलफील्ड में लूफी को बचाने के लिए एंट्री मार चुका है और सबसे पहले हमें मिलता है एक्स वर्सेस एक्स का क्लैश। गबान और ईमू के वेपन्स एक दूसरे से टकराते हैं और अगले ही मोमेंट गबान सीधा उस पेड़ को कट कर देता है जिसमें लूफी को ईमू ने लिटरली एक तस्वीर की तरह टांग रखा था और लूफी फ्री हो जाता है। भाई गबान की एंट्री में एक चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी कि ये बंदा अटैक करने के बाद अपने एक्स को अपने हाथों में इतना कैजुअली घुमा रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और तभी ईमू भी अटैक करता है लेकिन गबान हवा में जंप करता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। और हवा में ईमो गमान को देखकर बोलता है कि कितनी हिडियस फॉर्म है, तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम इस वर्ल्ड के हो। लेकिन ईमो भी तुरंत उससे सवाल पूछता है कि तुम कौन हो। गमान बोलता है कि मैं वो हूं जो इस दुनिया को समझता हूँ। बस इतना है। और ऑनेस्टली ये लाइन गबान के कैरेक्टर को और मिस्टीरियस बना देते हैं क्योंकि अब तक हम गबान को प्राइमरीली रॉजर पायरेट के एक लेजेंडरी फाइटर के रूप में देख रहे हैं। लेकिन अब ओडा उसे एक ऐसे कैरेक्टर की तरह प्रेजेंट कर रहा है जो दुनिया के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानता है जो नॉर्मल लोग नहीं जानते हैं। और भाई अभी जॉयबा वाला पार्ट आना बाकी है। गबान सीधा लूफी के पास जाता है, उसके गर्दन को पकड़कर उसे उठाता है और बोलता है कि उठ जाओ स्ट्रॉ हैट, तुमने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया है बिकॉज एक बूढ़े इंजर्ड आदमी को तुम्हें बचाने के लिए आना पड़ा। कोई शर्म है या नहीं। भाई ये गबान का स्टाइल ही अलग है। मतलब लूफी को अभी अभी इमोने एक ट्री पर लटका दिया और गबान उसे बचाने के बाद उसको कंफर्ट करने की बजाय डांट रहा है। मतलब टिपिकल वन पीस भाई। लूफी भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेता और बोलता है कि भाई मैं मरने वाला नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन गबान का रिस्पॉन्स और भी ब्रूटल है भाई। वो सीधा बोलता है कि तुम मर जाओगे, तुम पथेटिक हो। और फिर गबान लूफी से एक सवाल करता है, तुम्हें पता है अगर तुम मर गए तो क्या होगा। यहाँ लूफी के फेस पर जो एक्सप्रेशन है भाई मुझे पर्सनली साबोडी याद आ जाता है। वही मोमेंट जब लूफी को रियलाइज होता है कि अगर मैं कुछ कर नहीं पाया तो मेरे फ्रेंड्स भी डेंजर में हैं। और लूफी रिप्लाई करता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं बचा पाऊंगा। गबान बोलता है बिल्कुल सही। लेकिन वो यही नहीं रुकता, वो लूफी को समझाता है कि अगर तुम अपने फ्रेंड्स को नहीं बचा पाओगे तो वो और भी डेंजर में आ जाएंगे। और फिर गबान एक बहुत हैवी बात बोलता है। वो कहता है कि जब तुम समुद्र में ऊपर उठते हो, जब तुम्हारा नाम बड़ा होता है, तुम्हारे एनिमीज भी बढ़ जाते हैं। और सिर्फ वो लोग नहीं जो तुम्हें रोकना चाहते हैं बल्कि वो जो है तुम्हें मार देना चाहते हैं। और फिर आता है चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट डायलॉग। गवान लूफी से कहता है कि भाई पायरेट किंग का टाइटल उसके लिए रिजर्व है जिसके मरने पर लोग जश्न मनाए, क्योंकि हर कोई उसकी कुर्सी के पीछे पड़ा हुआ है। और अगर लूफी को लगता है कि पायरेट किंग बनना पार्क में वॉक करने जैसा लिटरली इतना इजी है तो भाई अभी घर चले जाओ, तुम इसके लायक नहीं, तुम बस रास्ते में आ रहे हो भाई। और ये डायलॉग काफी हार्श रहता है भाई। लेकिन मुझे लगता है कि गबान यहाँ लूफी को इंसल्ट नहीं कर रहा है, वो उसे रियलिटी समझा रहा है। क्योंकि अब वो एक पायरेट नहीं रहा भाई, वो एक एम्परर है और उसका नाम दुनिया जानती है। अब वो डायरेक्टली उस पोजीशन की तरफ जा रहा है जिसके लिए रॉजर ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी है। और उस पोजीशन के साथ पूरी दुनिया की नजर भी आती है भाई। और गबान इतनी बात बोलने के बाद लूफी को बहुत दूर फेंक देता है। लूफी जाकर जमीन पर गिरता है और भाई लूफी का रिएक्शन बिल्कुल लूफी वाला है। वो गुस्से में बोलता है कि ये बुढ़ा बस अपना मुंह चला रहा है, इसको मैं बताता हूँ। भाई सिचुएशन लिटरली डेथ मैच वाली है और लूफी अभी भी गवान से इरिटेट हो रहा है। भाई वही टिपिकल लूफी हमेशा की। भाई अब सीन वापस गबान और रिमू पर आता है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं और दोनों एक ही वक्त पर अटैक करते हैं। टेक्निक का नाम है प्रेइंग मैंटिस भाई। दोनों के अटैक क्लैश करते हैं। इमू गमान को देखकर बोलता है कि ये कोई मजाक है क्या। और गमान उससे एक सवाल करता है, तुम सच में उसे मारना चाहते हो। इमू का जवाब सिंपल है कि बिल्कुल। यही से चैप्टर का वो मोमेंट आता है जिसके बारे में मैं पर्सनली सबसे ज्यादा शौक था। गबान इमू से बोलता है कि वो तुम्हें उसकी याद दिलाता है ना। और फिर बोलता है कि जॉय बॉय की। भाई वे क्या, और गबान को जॉय बॉय के बारे में पता था। और ये सिर्फ एक रैंडम रेफरेंस नहीं है क्योंकि अब यहाँ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर गबान को जॉयबॉय के बारे में पता था तो क्या रॉजर पायरेट्स के टॉप मेंबर्स को भी वॉइड सेंचुरी और जॉयबॉय की रियलिटी के बारे में पता था। हमें पता है कि रॉजर पायरेट लाफ टेल तक पहुंच चुके थे और उन्होंने दुनिया का वो ट्रुथ देखा था जिसे वर्ल्ड गवर्नमेंट सेंचुरी से हाइड करना चाहती थी। तो मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि गबान के साथ रेली जैसे रॉजर पायरेट्स के कोर मेंबर को भी
इस हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि मांगा में अभी डायरेक्टली कंफर्म नहीं किया है कि रेली को गबान जितनी इंफॉर्मेशन है, और इस वजह से एक और सवाल इंटरेस्टिंग हो जाता है, अगर गबान जानता था तो लूफी को कभी बताया क्यों नहीं। रेली ने भी लूफी को ट्रेन किया और उसकी जर्नी को गाइड किया, लेकिन वॉइड सेंचुरी का कंप्लीट ट्रुथ उसने खुद डिस्कवर करने दिया, मतलब बताया नहीं। और ऑनेस्टली शायद इसी में रॉजर पायरेट का प्रॉमिस छुपा हुआ है। उन्होंने ट्रुथ देखा था, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन को खुद उस ट्रुथ तक पहुंचा दिया, उस सच्चाई तक पहुंचने का मौका दिया। और ईमू का रिएक्शन, गवान के मुंह से जॉय बॉय का नाम सुनते ही ईमू शॉक हो जाता है और वो तुरंत पूछता है कि भाई तुम कौन हो, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। और इसी के साथ ईमू गवान पर अटैक करता है। वो अपनी ब्लेड होनेबामी तोशिरो, ठीक है, से गबान को टारगेट करता है। बोनीटर नाम की स्वॉर्ड होती है, ठीक है, और अटैक करते हुए बेसिकली ये जानने की कोशिश करता है कि तुम्हें क्या क्या पता है। लेकिन गबान का आंसर और भी इंटरेस्टिंग होता है भाई। वो कहता है कि मैंने ये जॉयबॉय के अपने खुद वर्ड्स से सीखा है। भाई जॉयबॉय के अपने वर्ड्स, इस लाइन को लाइटली मत लेना, क्योंकि अगर गबान लिटरली जॉयबॉय के वर्ड्स की बात कर रहा है तो उसका मतलब ये हो सकता है कि रॉजर पायरेट्स ने जो इंफॉर्मेशन अनकवर की थी उसमें जॉयबॉय की स्टोरी सिर्फ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू नहीं थी, उन्होंने उसके वर्ड्स भी डिस्कवर किए होंगे। लेकिन गबान तुरंत क्लैरिटी देता है कि वो कहता है कि यार उसका इंटेंशन पास्ट के किसी ऐसे आदमी को चेस करना नहीं है जिसे उसने कभी देखा तक नहीं, और वो बस एक चीज चाहता है कि अपने कैप्टन का ड्रीम पूरा होते हुए देखना, और जब तक वो जिंदा है तब तक। और वहीं यहाँ गबान का कैरेक्टर मुझे जेन्युइनली पसंद आया, क्योंकि वो जॉय बॉय का नाम लेकर ऑब्सेस्ड नहीं था। वो लूफी को जॉय बॉय के नाम की वजह से प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था। उसके लिए लूफी उसके कैप्टन के ड्रीम का नेक्स्ट स्टेप है। और इसी वक्त हम इमू को देखते हैं, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है जब वो इस फाइट में कंटिन्यूसली लड़ रहा होता है। लूफी दूसरी तरफ जमीन पर गिरा हुआ है, और ऑब्वियसली उसका मूड खराब है। वो बेसिकली सोच रहा है कि ये स्टूपिड ओल्ड मैन मुझे नीचा दिखा रहा है, और साथ ही लूफी हील होने की कोशिश कर रहा होता है। उसे बस थोड़ा और टाइम चाहिए होता, बस थोड़ा सा, क्योंकि अगर लूफी वापस खड़ा हो गया तो सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो सकती है। इसलिए अभी वो गवान से एक और सवाल करता है कि भाई तुम्हारा कैप्टन कौन है। तो जब वो बोलता है ना कि मेरे कैप्टन का ड्रीम है, तो पूछता है तुम्हारा कैप्टन कौन है, और गवान का जवाब आता है द किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर। भाई रॉजर का नाम सुनते ही ईमो का फ्लैशबैक एकदम चलने लगता है, जहां पर वो एम्प्टी थ्रोन 5 गिल्डर्स रहते हैं, और ईमो वो रिएक्शन देता है कि डी नाम का आदमी पायरेट किंग कैसे बन गया, और उसके बाद उस नाम को आगे बढ़ने से रोकने की बात करता है। तो ईमो को रॉजर याद है, उसे याद है कि पायरेट एरा का गोल्डन एज में रॉजर का नाम कितना पावरफुल हो गया था, और अब रॉजर का फॉर्मर क्रूमेट उसी लूफी को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ईमो नेचुरली पूछता है कि तो तुम उसके फॉर्मर क्रूमेट्स होके लूफी को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। तो गवान का जवाब ऑलमोस्ट ऑब्वियस होता है, क्योंकि तुम उसे मारने की इतनी कोशिश कर रहे हो। जब तुम किसी किड को थ्रेट डिक्लेयर कर देते हो तो उसे प्रोटेक्ट करना ऑब्वियस नहीं है क्या। नाउ इसके बाद हमें रॉजर का फ्लैशबैक देखने को मिलता है, और रॉजर का एक फ्लैशबैक जो है, रॉजर अपने क्रू से बेसिकली ये कह रहा होता है कि जल्द ही कोई आएगा जो हम सबको सरपास कर देगा, और रॉजर कहता है कि हम शायद थोड़ा जल्दी आए। भाई ये लाइन सुन के एक बार फिर लूफी का नाम दिमाग में आता है। रॉजर खुद जानता था कि वो फाइनल पर्सन नहीं था, उसे पता था कि कोई और आएगा, कोई ऐसा जो उनसे आगे निकलेगा। और गबान ईमो को बेसिकली ये पॉइंट समझाता है कि शायद लूफी वही इंसान है जिसका रॉजर और उसके क्रूमेट्स इतने टाइम से वेट कर रहे थे। और इसी मोमेंट पर रॉजर पायरेट क्रू के सारे बंदों के फेसेस दिखाए जाते हैं। यानी लूफी की जर्नी सिर्फ उसकी पर्सनल जर्नी नहीं है, उसके साथ पूरी क्रू की डेस्टिनी का एक पार्ट बन चुका है पूरा क्रू उसका। ठीक है, फिर ईमो का रियलाइजेशन, ईमो गबान की बात को डिसमिस नहीं करता, वो बेसिकली एक्सेप्ट करता है कि शायद वो लोग बहुत जल्दी थे, और शायद उन्होंने कुछ कोइंसिडेंस को फेट समझने की गलती की। लेकिन फिर ईमो बोलता है चलो अब इसे खत्म करने दो। भाई ईमू अब क्लियरली लूफी को एलिमिनेट करना चाहता है, लेकिन गबान भी चुप रहने वाला नहीं। गबान का नेक्स्ट अटैक, गबान ईमू को रोकता है, वेट यू इडियट, और फिर गबान हवा में जंप करता है। लेकिन यहाँ ओडा सेंसे ने थोड़ा कॉमेडी भी डाल देते हैं। गबान खुद जंप करता है, अपने जाइंट्स को लेकर कंप्लेंट कर रहा होता है बेसिकली यार कि बूढ़ा शरीर है, जवाब दे रहा है भाई। लेकिन भाई लेजेंडरी रॉजर पायरेट है, ईमू के सामने फाइट कर रहा है, और बीच में अपने जॉइंट्स का दर्द भी डिस्कस कर रहा है। तो जो ओडा सेंसे बीइंग ओडा सेंसे यार। लेकिन गबान फिर भी रुकता नहीं, वो ईमू पर अटैक करता है कामुडो नाम का, और अटैक इतना पावरफुल होता है कि जिस एडम ट्री पे वो खड़े होते हैं ना, उस एडम ट्री के बीच से दो हिस्से हो जाते हैं, मतलब इधर वाला अलग इधर वाला अलग, और बीच वाला सीधा नीचे जा गिरता है। तो ईमू
जिस एडम ट्री पर खड़ा होता है वो ब्रेक हो जाता है। दोनों अटैक्स का इम्पैक्ट से एडम ट्री वो मैसिव हिस्सा जो होता है टूट कर रियल्म ऑफ डेड की तरफ गिरने लगता है, मतलब कि नीचे जाने लगता है। और अब सीन और इंटरेस्टिंग हो जाता है। उधर लोकी और जर्ड ये सब देख रहे होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई आखिर ये क्या था। एडम ट्री का इतना बड़ा पोर्शन गिर रहा होता है और इसी वक्त नामी और उसब भी पैनल में दिखते हैं। नामी बेसिकली पूछती है कि क्या ये लूफी ने किया है, और उसब का जवाब इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि नहीं ये कोई और है और ये काफी स्ट्रांग है। भाई उसब के रिएक्शन भी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बैटल फील्ड में जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो लूफी से नहीं आया, या गबान और रीमो का क्लैश का रिजल्ट था भाई ये। और फिर चैप्टर अपने फाइनल पैनल पर पहुंचता है। गबान नीचे गिरा हुआ होता है और उसका लेफ्ट हैंड कट हो चुका होता है, और दूसरी तरफ लूफी गबान की तरफ देखता है और बस इतना बोलता है, ओल्ड मैन, एंड चैप्टर एंड्स। भाई व्हाट अ क्लिफहैंगर। एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि इमू डिफीटेड हुआ, ये कंफर्म्ड नहीं है। इमू के चले जाने के बाद ईमू के चले जाने का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हम बस इतना देखते हैं कि गबान का लेफ्ट हैंड कट हो गया है और चैप्टर वहीं खत्म। चैप्टर 1190 का बिगेस्ट क्वेश्चन मेरे लिए एक ही है कि ईमू गया कहाँ? क्या उसकी टाइम लिमिट खत्म हो गई? क्या वो किसी और रीजन से बैटलफील्ड से डिसअपियर हो गया? क्या गबान का अटैक एक्चुअली ईमू को फोर्स करके रिट्रीट करवाने में सक्सेसफुल हुआ, या क्या ईमू अभी भी वही है? अगले चैप्टर में इन क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। तो क्या आपको लगता है कि ईमू की कोई टाइम लिमिट खत्म हो गई, या फिर नेक्स्ट चैप्टर में वो दोबारा बैटलफील्ड पर वापस आएगा? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे वन पीस ब्रेकडाउन पसंद है जहां हम सिर्फ चैप्टर रिपीट नहीं करते बल्कि पूरे चैप्टर्स के कनेक्शन, हिडन डिटेल्स और थ्योरी भी डिस्कस करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लेजेंडरी।